अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। यकम जुलाई 2024 के दिन सोमवार के दिन को ख़त्म हुए तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं पाकिस्तान में। इस दिन में पाकिस्तान में बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार डेवलप और बड़ी मज़े मज़े की डेवलपमेंट्स हुई हैं। बहुत सी खबरें हैं इसके हवाले से। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो खबर है पाकिस्तान के हवाले से वो है जो यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्री डिटेंशन, यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप इन आर्बिट्री डिटेंशन बेस्ड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड ने अपनी प्रेस रिलीज इशू की है, अपनी रिपोर्ट इशू की है इमरान खान के हवाले से, न्यूयॉर्क से और जेनेवा से, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का जो अरेस्ट और डिटेंशन हुई है फर्स्ट तोशा खाने के केस में और साइफर के केस में, वो आर्बिट्री है। आर्बिट्री का क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, इसकी अहमियत क्या है और पाकिस्तान की इसके बाद में पाकिस्तान की शक्ल क्या रह जाती है दुनिया के सामने, इस पे भी मैं कमेंट करता हूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे कुछ और डेवलपमेंट्स का जिक्र कर देने दीजिए। देखिए, और भी मैंने आपको कहा कि बड़ी मज़े मज़े की डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक डेवलपमेंट तो वो है जहां आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर रिजर्व सीट्स के हवाले से, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रोक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक अपनी पिटिशन लेकर आई हुई है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जहां पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को अपहोल्ड किया था, उस पर आज भी समाअत जारी रही और पुरसरार तरीके से ये एक बार फिर एडजोन हो गई है। कल सुबह 11:30 बजे, जो अब दिन शुरू होगा, 11:30 बजे तक इसको एडजोन कर दिया गया है, मुलतवी कर दिया गया है। ये बार बार एडजोन क्यों हो रही है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो मुझ तक इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। दूसरी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि खैबर पख्तूनख्वा के सिटिंग चीफ मिनिस्टर जनाब अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट जो हैं इशू कर दिए हैं। इस्लामाबाद की एक एटीसी कोर्ट के जज जनाब मोहम्मद सोपरा साहब ने, ये सिपरा साहब वही मोअज़्ज़ज़ जज साहब हैं जिन्होंने मेरे, साबिर शाकिर, वजाहत सईद और बाकी सब के भी अरेस्ट वारंट इशू किए हुए और हमें एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया हुआ है। तो इस तरह से इक्वलिटी बिफोर लॉ हो गई है। ये पाकिस्तानी स्टाइल है इक्वलिटी बिफोर लॉ का। कहाँ हमारी तरह के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और कहाँ खैबर पख्तूनख्वा का सिटिंग चीफ मिनिस्टर। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में इक्वलिटी बिफोर लॉ पाई जाती है, इसलिए उनके भी उन्होंने नाकाबिले जमानत वारंट जो इशू कर दिए हैं। कब बंद करेंगे ये ड्रामे करने पाकिस्तान में? सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं पता कि पाकिस्तानी कितने बड़े जोक हैं। पाकिस्तान इज सच अ बिग जोक, लेकिन इट्स ओनली द पीपल ऑफ पाकिस्तान हु लिव इनसाइड द पाकिस्तान हु डू नॉट अंडरस्टैंड कि जब आप बाहर से इस मुल्क को देखते हैं तो आपको ठट्ठा करने का दिल चाहता है। ये सिर्फ एक जोक है, ये मुल्क का इसका पूरा जो निज़ाम कानून है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक टीम कायम कर दी है, वो कोई छोड़ा नहीं अपनी टॉप लीडरशिप का, सारे के सारे उस टीम में डाल दिए हैं। और इस टीम ने मौलाना फजल रहमान के साथ नेगोशिएशन करनी है। और मीन वाइल मौलाना फजल रहमान ने अपना किबला जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया है, उसकी तरफ कर लिया है। जब उन्होंने नया शोशा छोड़ा है कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात चूँकि बहुत ही ख़राब हुए हैं, इसलिए अब फ्रेश इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में होने चाहिए। इसकी अहमियत है क्या, इस पे भी बात कर लेते हैं। जमात इस्लामी जो है उसने 12 जुलाई को मुजाहरा करना है इस्लामाबाद में। टैक्सेस बहुत ज़्यादा जो टैक्सेस बढ़ गए हैं और जो यूटिलिटी बिल्स जो हैं उसके खिलाफ उन्होंने मुजाहरा करना है। जमात इस्लामी और जमात इस्लामी के अमीर और उनकी जितनी सारी लीडरशिप है, ये सेफ और आसान आसान रास्ते ढूंढते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और अपनी सियासत को कंटिन्यू करने के लिए। और अगर उनको इस्लामाबाद में कोई जलसा करने की इजाज़त दे रहा है तो इसका मतलब है कि ज़ाहिर है अप्रूवल है, मिल मिला के ही कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। तो चलें, लगे रहे नहीं भाई। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ा गुस्सा आया है, जलाल में है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जनाब शर्जील मेमन साहब, जिनके पास पता नहीं कितनी मिनिस्ट्रियां, मैं हैरान हूँ इतनी ज़्यादा मिनिस्ट्रियां हैं शर्जील मेमन के पास। बल शर्जील मेमन और नासिर शाह ने कामरान तसूरी का इस्तीफ़ा जो है, उन्होंने कहा है कि कामरान तसूरी एज गवर्नर सिंध जो हैं वो नफरतें फैला रहे हैं, बदगुमानी फैला रहे हैं। ये किस किस्म की कहानी है? पीपल्स पार्टी को क्या चाहिए इस वक्त एमक्यूएम से, ये पता चलेगा बाद में। और एक मैं आपको चीज़ बताऊं कि अब से कुछ तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले हमने गैंग ऑफ फोर की एक रिकॉर्डिंग की। वह है तो 1 घंटे से ज़्यादा की, लेकिन उसके आखिरी 20 मिनट ज़रूर देखिएगा। उसमें खासी इंटरेस्टिंग पाकिस्तान की मीडिया की मुनाफ्कत के हवाले से और वहाँ पे जो ड्रामा किया जा रहा है पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए फ्रॉम सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स, उसके ऊपर कुछ कमेंट्स ज़रूर हैं हमारे। जिसको समझ आ जाए उसको समझ आ जाए, जिसको ना समझ आ रहा है उसका भी अल्लाह भला करे। ये वजाहत के पास है मेरा ख्याल है ये वीडियो, वो इसको रिलीज़ करेंगे अभी, मेरा ख्याल थोड़ी देर तक रिलीज़ कर देंगे अगर रिलीज़ उन्होंने नहीं की
تو اب आ जाऊँ मैं उस बड़ी डेवलपमेंट की तरफ जिसको मैं समझता हूँ कि जो दी प्रिंसिपल क्रूशल फंडामेंटल जिसको कहते हैं ना कर्टन रेजर डेवलपमेंट द केक डेवलपमेंट है जब अक़वाम मुत्तहिदा का वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्री डिटेंशन एक 17 पेज की रिपोर्ट इशू करता है जिसके पीछे कई महीनों की डेलिब्रेशन है। ये जेनेवा बेस्ड ग्रुप है, वर्किंग ग्रुप है, और ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके कोवेनेंट्स और एग्रीमेंट्स को पाकिस्तान की हुकूमत ने साइन किया हुआ है। और इसके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है जिसकी बेसिस पे उसने अपनी प्रोसीडिंग्स की हैं अपने लीगल एक्सपर्ट ने, ये एक इसको ये महज अपनी पूरी 17 पेज की रिपोर्ट में इसे एज अ सोर्स आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये सोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे उनके एक लीडर ने अपने तमाम हकाइक और रिपोर्ट्स अपने वकला की मदद से यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप के सामने रखे हैं। और ये इन्होंने रखे हैं समवेयर अराउंड सितंबर अक्टूबर 2023, बिकॉज नवंबर 2023 में अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्री डिटेंशन ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को थ्रू द फॉरेन ऑफिस लिखा कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना जवाब हमें दें, ये आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं, ये हमारे पास रिपोर्ट्स आई है, ये हमारे पास हकायक हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काटो बदन तो लहू नहीं, उनको तो पता है कि हम पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी चला रहे हैं वो सारा का सारा ही आर्बिट्री है। खुदा ना खास्ता हमसे कोई पूछ ना ले। इस मुल्क में तो हम जिसको चाहते हैं उसको दहशतगर्द बना देते हैं, जिसको चाहते हैं उसको एब्सकॉन्डर बना देते हैं, जिसको चाहते हैं उसको रेपिस्ट बना देते हैं, जिसको चाहते हैं उसको बिल्कुल इबादत का दर्जा दे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने जाना नहीं है, वो गए ही नहीं वहाँ पे। और अब यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप की जो डिटेल डेलिब्रेशंस हैं वो हुई हैं मार्च में जाके। इसके पीछे पूरा रिकॉर्ड बिल्डअप होता रहा, मार्च में हुई हैं। और उसके बाद जो उनका फैसला है 17 पेज का, उसको उन्होंने 18 जून को इशू किया। मैं भी आपको ये उनका एग्जैक्ट 17 पेज का जो डिटर्मिनेशन डॉक्यूमेंट है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। मैं लैपटॉप पे बैठ के इसीलिए कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को। वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। इसके हवाले से रॉयटर्स की जो खबर छपी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन टू यू। मैंने आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे दिखानी है। सबसे पहले तो हम इधर आ जाएं। ये हम देखें डिटेंशन, ये रॉयटर्स है, आपको पता है बैन अवी न्यूज़ एजेंसी है, खबर रसाई एजेंसी है। रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, AFP, ये पूरी दुनिया के अखबारात को, पूरी दुनिया के टेलीविज़न चैनल इनको सब्सक्राइब करते हैं और ये इनको खबरें देती हैं। और ये बहुत से अखबार जो आपके पाकिस्तान में जितने भी आप देखें कि अखबार हैं, डॉन ट्रिब्यून, इनकी तमाम इंटरनेशनल जो खबरें होती हैं वो रॉयटर्स से या AFP से ही डिराइव होती हैं। डिटेंशन ऑफ इमरान खान वायोलेट्स इंटरनेशनल लॉ, UN वर्किंग ग्रुप सेज। अब इसको हम थोड़ा सा देख लें कि इसके अंदर नीचे क्या है, ये चल ही नहीं रहा भाई। अच्छा ये ठीक, इसको मैंने ये इस पे हाईलाइटर काम कर गया था मेरा। Washington, July 1st, Reuters. Former Pakistani Prime Minister Imran Khan's detention is arbitrary and in violation of international law. अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि लफ्ज़ आर्बिट्री का क्या मतलब है। तो आर्बिट्री का अंग्रेजी में तो मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि आर्बिट्री एक ऐसा फैसला होता है जिसके पीछे कोई प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, जिसके पीछे कोई रैशनैलिटी और रीज़न का सिस्टम नहीं है, जो उठा के एक फैसला जो है वो कर दिया जाता है। लेकिन मैं अभी आपको इसकी उर्दू की डेफिनेशन भी दिखाता हूँ डिक्शनरी से। So former Prime Minister Imran Khan's detention is arbitrary and in violation of international law. A UN human rights working, जरा गौर कीजिए, पाकिस्तान की रियासत की इज्जत जैसे को देखें आप, इनके मुंह पे इनकी दोनों साइड के इनकी जो गाल है ना उसके ऊपर चपत मारी है अक़वाम मुत्तहिदा ने, इन वायोलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ह्यूमन, कौन कह रहा है? ये मोहित पीरजादा नहीं कह रहा, ये कोई व्लॉगर नहीं कह रहा, ये कोई अखबार नहीं कह रहा, ये कोई न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं कह रहा, ये कोई ऑपेड राइटर नहीं कह रहा, ये वॉशिंगटन पोस्ट नहीं कह रहा, ये इकोनॉमिस्ट नहीं कह रहा, ये यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा का वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेशन ये कह रहा है। ठीक, उसके बावजूद ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में ये बैठे हुए हैं, इनको कोई अल्लाह अल्लाह भला करे इस मुल्क के लोगों के ऊपर। A UN human rights working group said in an opinion issued on Monday, adding the jailed politician should be released immediately, कि इमरान खान को आप फौरी तौर पे रिहा कर दें। मैं भी आपको उनकी पूरी डिटर्मिनेशन जो है दिखाता हूँ। The Geneva-based UN working group on arbitrary detention said that the appropriate remedy would be to release Mr. Khan immediately and accord him an enforceable right to compensation and other reparations in accordance with international law। यानी आप उसकी तलाफी करें, कॉम्पनसेशन करें जो आपने उसको नुकसान पहुंचाया। ये दूसरा पैराग्राफ जो मैंने हाईलाइट किया ये भी मैं पढ़ के सुना दूं आपको। The UN working group said Khan's legal woes were part of a much larger campaign of repression against him and his Pakistan Tehreek-e-Insaf party. It said that in the lead up to the 2024 elections,
Members of Khan's party were arrested and tortured, and the rallies were disrupted. It also alleged widespread fraud in election day, stealing dozens of parliamentary seats. अच्छा, अब यहाँ पर ये मैंने चूंकि वो 17 पेज का भी पूरा पढ़ा है, उस सारे को मैं पढ़ के नहीं सुना सकूंगा आपको, लेकिन उसमें उन्होंने ये नोट किया है कि किस तरह से ना सिर्फ इमरान खान की पार्टी के सैकड़ों हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, टॉर्चर किया गया, आर्बिट्री तौर पे उनको उठा लिया गया, बल्कि इलेक्शन से चंद दिन पहले इमरान खान को अरेस्ट और उनके जो मजीद अरेस्ट किए गए, केसेस किए गए, वो सब एक सिस्टमेटिक पॉलिटिकल कैंपेन थी विच हंट की। अच्छा, अब मैंने ये तो आपको मैंने दिखा दिया, बाकी उसकी डिटेल्स आ जाती हैं कोर्ट की। अब मैं आपको, ये मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था, आर्बिट्री का क्या मतलब है उर्दू में? मनमानी। वैसे आप इसको लाख बताते रहे कि प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, उसके पीछे रीजन नहीं है, उसके पीछे सिस्टम नहीं है, या आपने वैसे फैसला कर लिया है, लेकिन जब तक आप इस लफ्ज़ को नहीं देखते कि आर्बिट्री यानी क्या कह रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा का जो वर्किंग ग्रुप है वो कह रहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो मनमानी करके की गई है, इसके पीछे कोई लीगल प्रोसेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसके पीछे कोई, हमने इसको एग्जामिन किया है सारी एविडेंस को, और हमने एग्जामिन करके हम इस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं कि इसके पीछे कोई प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, इसके पीछे कोई रीजनिंग नहीं है, इसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, मंतक नहीं है, ये मनमानी है। ये मैंने इसीलिए ये लफ्ज़ निकाल के आपको दिखाया है। ये देखिए, अच्छा अब आए, ये है ह्यूमन राइट काउंसिल का, यहाँ से आप इसका एड्रेस जो है वो देख सकते हैं, ये इसका सारा एड्रेस है। वैसे भी अगर आप लिखेंगे ह्यूमन राइट काउंसिल वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्री डिटेंशन, और ये इसका देखें फाइल्स में, तो आपको बहुत आसानी से ये मिल जाएगा। मेरा ख्याल है रॉयटर, ये बहुत जगहों पे इसका लिंक, एक्चुअली डॉन के अंदर इसका लिंक भी जो है वो दिया हुआ है, डॉन और ट्रिब्यून की स्टोरीज के अंदर। अच्छा, ह्यूमन राइट काउंसिल वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्री डिटेंशन, मैं सिर्फ आपको दिखाता चला जाऊँ बिकॉज ये 17 पेज की डिटर्मिनेशन है। मैं सिर्फ अगर पहला पैराग्राफ आप इसको बता दूं, The working group on arbitrary detention was established in Resolution 1991 by Stroke 42 of the Commission on Human Rights. In its Resolution 1997 by 50, the Commission extended and clarified, that is 50 of 1997, I believe it would be. The Commission extended and clarified the mandate of the working group pursuant to General Assembly Resolution 260 by 250 and Human Rights Council Decision 1 by 102. The Council assumed the mandate of the Commission. The Council most recently extended the mandate of the working group for a 3-year period. There is resolution of 51 by 8. ठीक, अब मैं थोड़ा सा और आगे चला जाता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ। ये देखिए, ये सबमिशंस हैं, ये कम्युनिकेशन फ्रॉम द सोर्स उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया। सोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, टू माई अंडरस्टैंडिंग। Imran Khan Niazi is a citizen of Pakistan, born in 1952. Mr. Khan has residence in Islamabad. फिर उसमें उन्होंने इसका कॉन्टेक्स्ट सारा एक्सप्लेन किया कि मिस्टर खान कौन है, ये सारी चीज़ यहाँ पे चल रही है, अरेस्ट एंड डिटेंशन की सारी डिटेल्स इसके अंदर है। ये तो ऑर्डर है, ये डिसीजन है जिसके अंदर ये डिटेल है, इसके पीछे सैकड़ों पेजेस की पूरी डिटेल और वो डिस्कशन है जो हुई है। अब मैं, ये लीगल एनालिसिस यहाँ पे उन्होंने किया है, ये कैटेगरी 1 में लीगल एनालिसिस किया है पूरी चीज़ का। मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि पाकिस्तान में आपको पता है बहुत बड़े जुदागड़ी बैठे हुए हैं सोशल मीडिया के अंदर भी और टेलीविजन चैनल्स पे, वो कहेंगे यार वैसे ही उठा के कर दिया, तहरीक इंसाफ को कोई सपोर्ट थी, सहूनी साजिश हो गई, वहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया। ये कैटेगरी 2 एनालिसिस उन्होंने किया है। ये देखें, Mr. Khan's detention was arbitrary under Category 2 because it resulted from his exercise of fundamental rights and freedoms, including the right of the freedom of opinion and expression, the right to political participation and the right to freedom of association। ये पूरा एक्सप्लेन किया है। मैं ये आपको दिखा इसलिए रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप इसे जो लोग थोड़ी हिम्मत कर सकें, यहाँ आके इसको क्विकली आप इसे पढ़ लें। और ये सारा ये डिसीजन है जो ये सब चल रहा है, जिसमें उन्होंने इन दी एंड ये कहा है। अब मैं इसके आगे एक चीज़ पे आके आपको दिखाता हूँ। ये डॉन की स्टोरी है। ये डॉन की स्टोरी को मैंने 2-3 दफ़ा पढ़ा, ये समझ ही नहीं आता कि डॉन इसके बारे में क्या लिख रहा है। अब मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, मैं यहाँ आ जाता हूँ। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेशन है। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई गैरत और शर्म हो, तो इसकी बेसिस पे पाकिस्तान की अदालतों को, और तो किसी को शर्म, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को इसको देखने की ज़रूरत है कि क्या डिटर्मिनेशन कर दी है अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग ग्रुप ने। इसमें उन्होंने 2 चीज़ों का कहा है। उन्होंने कहा है कि तोशा खाना केस 1 जो है, फर्स्ट इंस्टेंस जो है, जिसमें 5 अगस्त 2019 को इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, वो बिल्कुल आर्बिट्री है। उसकी कोई जस्टिफिकेशन, कोई लीगल प्रोसेस, कोई रीजनिंग जो है वो आप उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। और उसमें उन्होंने लिखा है कि चूंकि हुकूमत पाकिस्तान को बार बार बुलाने में वो हमारे पास आए नहीं अपने डिफेंड करने, इसलिए हमें खुद तमाम एविडेंस जो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड आई है उसका हमें एग्जामिनेशन करना पड़ा। वो बेचारे क्या एविडेंस देते, उनको अच्छी तरह से पता है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सारा एक ड्रामा ढकोसला है।
दूसरा उन्होंने कहा कि साइफर केस के अंदर जो इमरान खान का अरेस्ट है वो भी टोटली आर्बिट्री है, और इन पूरे डिसीजन में उन्होंने ये साबित किया है, मैंने आपको दिखाया है कि कितनी डिटेल से, कि किस तरह से ये सब कुछ एक पॉलिटिकल है, इमरान खान की पॉलिटिकल आवाज़ को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए, और उसके साथ पीटीआई और पाकिस्तान के लोगों को उनके राइट्स डिनाई करने के लिए ये सारा का सारा चीज़ जो है ये की जा रही है, और इमरान खान को रिहाई भी मिलनी चाहिए और उनको कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए। अब अगर पाकिस्तान के अंदर किसी को गैरत हो, पाकिस्तान के अंदर कोई हमीयत हो, लीगल प्रोसेस हो अदालतों का, तो वो इसको फर्दर टेकअप कर सकते हैं। कहते हैं कि मलेशिया के अंदर अनवर इब्राहिम जो हैं, उनको भी यहाँ से इसी तरह से वर्किंग ग्रुप से उनके बारे में एक डिटर्मिनेशन आई थी, जिसके बाद मलेशिया में एक प्रोसेस चला जिसमें अब जो अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको इस तरह से रिहाई वहाँ से मिली थी। लेकिन पाकिस्तान में मेरा ख्याल है मलेशिया के मुकाबले में कम गैरत और कम सेल्फ रिस्पेक्ट पाई जाती है। मलेशिया पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री, आई एम सॉरी टू से, मुझे बड़ा अफसोस है ये कहते हुए, लेकिन ये हकीकत है, बिकॉज मैं मलेशिया गया हुआ हूँ, मैंने एक हफ्ता मलेशिया गुजारा था। मेरा ख्याल है मलेशियन ज़रा फॉर मोर सेल्फ रिस्पेक्टिंग इनसेंसिटिव पीपल, और वहाँ पर ह्यूमन कंडीशंस पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब पाकिस्तान में इस वक्त गैरत, हमीयत और सेंसिटिविटी की क्या हालात हैं, उसका ज़बरदस्त तमाशा हमने एक बार फिर देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो एपेक्स कोर्ट है, जो हाईएस्ट कोर्ट है, जहां रिजर्व सीट्स के हवाले से एक बार फिर जो है उसको एडजोन कर दिया गया। ये एडजोन बार बार क्यों होता है मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ इस पूरी के पूरा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो एक पॉलिटिकल लीगल ड्रामा हो रहा है, इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये ऐसे है, मैं और आप सैकड़ों हम सब एक मैदान में लाहौर या मुल्तान में कहीं दिन में 12:15 बजे, जब सवा नेवजे के ऊपर सूरज है, 12 बजे, सूरज अपनी पूरी आबो ताब के साथ चमक रहा है और पसीने हमारे छूटे हुए हैं, हमने अगर कमीज पहनी भी थी तो वो भी उतार के फेंकी है, बनियान भी फेंक दी है, पसीना हमारा बह रहा है, बुरे हमारे हालात हैं धूप से, लेकिन हमने कानून की किताबें खोली हुई हैं सारी, और उसमें कह रहे हैं कि सेक्शन 86 को, अगर सेक्शन 286 के साथ, सेक्शन 286 को सुप्रीम कोर्ट के पुराने डिसीजन के साथ, पुराने हाई कोर्ट के डिसीजन और इलेक्शन कमीशन के डिसीजन के साथ पढ़ें, फिर पता चलेगा कि सूरज किधर है। ऊपर सूरज हमारे चमक रहा है, हमें नजर आना चाहिए कि सूरज हमारे ऊपर है, हमें गर्मी से भी हमारे बुरे हालात हैं, इसी लेकिन हम बहस कर रहे हैं कानून की मदद से, सूरज को ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये है लेवल ऑफ मुनाफकत इस केस की। ये जो रिजर्व सीट्स और बैट का यहाँ पे हो रहा है, इनमें से कौन है इस वक्त पाकिस्तान में जिसको नहीं पता कि इंतहाई बेदर्दी, बेहिसी और कमीनगी के साथ ये जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन है, इसको चोरी किया गया है बंदूकों के सहारे, और पहले इसको पूरा 2, 4, 5, 6 महीने पहले इसको चोरी करने की तैयारी की गई, और जब आखिरी दिन लोगों ने फिर भी वो इनको चोरी ना करने दिया, तो फिर ये बंदूकें लेके रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में घुस गए, वहां जाकर इन्हें चोरी कर ली। लेकिन मजाल है, किसी की हिम्मत है किसी ऑफिशियल फोरम में कि इस चीज़ को एडमिट कर सके। इसे मुनाफकत नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? और ये जो सारा का सारा ड्रामा हो रहा है, इसके लिए कुछ 6 वर्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे तो कौन सा वर्ड आप जो है वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? अब इसमें जो हेयरिंग अब तक हुई है, और अब ये जो मंडे की भी हेयरिंग के बाद मैं आपको बताता हूँ, अभी तक सिर्फ 3 जस्टिसेस हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस मुनीब अख्तर, जिनका माइंड बड़ा क्लियर है कि ये जो रिजर्व सीट्स जो हैं ये दे दी हैं पीएमएल एंड पीपीपी वगैरह को, ये गलत दी हैं, और ये रिजर्व सीट्स एक्चुअल सियासी जमात को देनी चाहिए, जिसे इलेक्शन में महरूम कर दिया गया, इलेक्शन में एक सियासी जमात की हैसियत से पार्टिसिपेट करने से महरूम किया गया एज अ रिजल्ट ऑफ अ कॉन्स्परेसी। वो कह तो नहीं रहे कि कॉन्स्परेसी है, लेकिन वो कह भी रहे हैं एक तरह से कि 13 जनवरी 2024 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो गलत और फ्लॉड था, लेकिन अज़े राह हमदर्दी और मुरब्बत कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने उसे मिस इंटरप्रेट किया। तो अगर मिस इंटरप्रेट कर दिया, और सब मानते हैं 13 के 13 जस्टिस कि मिस इंटरप्रेट किया, वो वकील भी उनका कह रहा है, तो ठीक कर ले उस मिस इंटरप्रिटेशन को, लेकिन नहीं, उस पर नहीं आना। बहरहाल ये 3 जस्टिस हैं जो कह रहे हैं कि जो चीज़ हुई है वो गलत है, पाकिस्तान के लोगों के फंडामेंटल राइट के ऊपर डाका मारा गया। इसके अलावा जिन जस्टिस के ऊपर शक है मीडिया को कि उनका भी ज़मीर जाग सकता है, उसमें एक मंसूर अली शाह साहब हैं, वो कभी इस तरफ होते हैं कभी उस तरफ होते हैं, कुछ वो कर रहे हैं पॉजिटिव बातें। उसके अलावा याहिया आफरीदी साहब हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का तो आज लोगों ने उनको राइट ऑफ कर दिया, उनके कमेंट्स के बाद उनको लगा कि नहीं, उनसे किसी की मुलाकात जो है, कहते हैं कि वीकेंड पे उनकी मुलाकातें वगैरह जो हैं वो हो गई हैं, और मुलाकातों के बाद उनके तेवर जो हैं वो बदल गए हैं। तो बाकी जज साहिबान क्या करेंगे ये चले 1-2 दिन में पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये एडजोन क्यों हो रहा है बार बार? आपको पता है कि ये तो पिछले हफ्ते इसको ख़त्म करना चाह रहे थे। एडजोन इसलिए हो रहा है कि काजी
فائز عیسیٰ صاحب کو کانفیڈنس نہیں آ رہا کہ کون کون ان کے ساتھ ہے. انہیں کم از کم اپنے سمیت 7 جسٹسز چاہیے. انہیں شک ہے کہ کہیں ایک آدھ آگے پیچھے نہ ہو جائے، اس لیے وہ اس کو مسلسل ایڈجورن کر رہے ہیں. اوور دا ویکینڈ جب ان کو فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے دیے گئے تو ظاہر ہے کہ میں نے جیسے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ ملاقاتیں بہت ہوئی ہیں. اب ملاقاتیں پنڈی سے کس کی ہوئی ہیں ہمیں ٹھیک طرح سے نہیں پتا، لیکن حکومت جو ہے، حکومت وقت جو ہے شہباز شریف صاحب کی، اس کی طرف سے خواجہ آصف صاحب کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ اس کو اسپیئر ہیڈ کرے ملاقاتوں کو. اور وہ اس لحاظ سے گزشتہ 48 گھنٹوں میں بڑے ایکٹیو نظر آئے ہیں. اور کہانی پھر وہی ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، اس کو ماننا کوئی نہیں ہے. اب اس میں ایک کامنٹ کر دوں پھر میں اس سے آگے چلتا ہوں. پاکستان کے اندر میں تو جتنے عرصے رہا ہوں، اور آپ میں جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں دنیا بھر میں، آپ نے سنا ہوگا کہ ہمیشہ وہاں پہ تقریریں ہوتی ہیں. جب بار ایسوسیشن کی تقریریں ہوتی ہیں، وکلا تقریریں کرتے ہیں، ٹی وی پروگرام میں جب یہ وکلا آتے ہیں وہ کہتے ہیں مولوی تمیز الدین خان کیس کا بڑا ریفرنس دیا جاتا ہے. جسٹس منیر جو ہیں، جن کو گزرے ہوئے پتہ نہیں کتنی دہائیاں گزر چکی ہیں، جسٹس منیر کو کہا جاتا ہے کہ جسٹس منیر نے بڑا ظلم کیا، فلاں گورنر جنرل نے بڑا ظلم کیا. دیکھیں وہ پاکستان ابھی نئی نئی ریاست بنی تھی، ابھی بنے ہوئے 10 سال نہیں ہوئے تھے. اس وقت تو جسٹسز کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ٹھیک طرح سے، اور اس سے پہلے کبھی انہوں نے جوڈیشل ایکسرسائز کی بھی نہیں تھی کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں، بیکاز اس سے پہلے تو آپ ایک امپائر کا حصہ تھے. سارے فیصلے لندن سے ہوتے تھے، وائس رائے فیصلے کرتا تھا. عدالتیں تو جو ہوتی تھیں ہندوستان کے اندر وہ تو قتل کے اور پراپرٹی کے مقدمات ہی ڈیل کرتی تھیں، زیادہ تر اسی قسم کے ہوتے، کانسٹیٹیوشنل میٹرز تو ڈیل ہی نہیں کیے تھے. تو اس وقت جو کانسٹیٹیوشنل ججمنٹس کی جسٹس منیر نے غلط کی، میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا مولوی تمیز الدین خان کیس میں، تو کوئی ایسا باڈی آف جورسپروڈنس پاکستان کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتا تھا کہ آپ یہ کہیں کہ ان کو اندازہ تھا کہ آنے والے 10 15 20 30 40 50 سال میں اس سے کیا تباہ کاری ہوگی. تو جسٹس منیر کو تو یہ ہر وقت کنڈیم کرتے ہیں. یہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جسٹس منیر ریز ٹو دا پاور آف انفینٹی ہے. یہ اس سے 1000 گنا بڑی ظلم و ستم اس وقت ہو رہا ہے، تباہی ہو رہی ہے. بیکاز اب پچھلے 70 سال کا جورسپروڈنس، لیگل ڈسکورس، نیریٹو شیپنگ، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، پروگرام ہو چکے ہیں، کالم لکھے گئے ہیں، بہت زیادہ اس کے پانی پل کے نیچے سے بہہ چکا ہے. اگر جسٹس منیر نے کوئی ظلم کیا تھا تو ہر وہ شخص جو آج بیٹھا ہے وہ جسٹس منیر ریز ٹو پاور انفینٹی ہے. اور اس کے باوجود یہ لگے ہوئے ہیں. اور میں ایک اور آپ کو چیز کہہ دوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ کبھی اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کی تقریر میں گئے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہر بندہ وہاں پہ آ کے ایک تقریر جب کرتے ہیں پاکستان میں، وہاں سو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بیکاز سب کی تقریریں ایک ہی طرح کی ہیں. پچھلے 50 سال سے ان کی تقریروں میں کوئی فرق نہیں پڑا. وہاں پہ آ کے لوگ شعر و شاعری کرتے ہیں، کبھی غالب کی ٹانگیں توڑتے ہیں، کبھی اقبال کی ٹانگیں توڑتے ہیں، کبھی کچھ اور کرتے ہیں میری طرح. اور ایک تو ہے نا کہ ایک آپ نے اکثر سنا ہوگا اسکولوں کے اندر، 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. پاکستان کے کیس میں اس کو تھوڑا سا ایمینڈ کر لیں پاکستان کی سپریم کورٹ کے حالات دیکھتے ہوئے. 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے اور نرگس بیچاری 1000 سال روتی ہی رہے گی. یہ والی صورت حال ہے اس وقت سپریم کورٹ کی. دیکھیں کل کیا کرتے ہیں. اب آئے مولانا فضل الرحمان کو، جنہوں نے دوبارہ سے اپنا قبلہ صحیح ڈھونڈ لیا ہے. ویسے تو خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑی ہائی پاورڈ قسم کی کمیٹی بنا دی ہے. کوئی چھوڑا نہیں انہوں نے اس کمیٹی میں جس کو نہیں ڈالا. اس کمیٹی کے اندر کون کون ہے؟ اس میں بیرسٹر گوہر علی خان بھی ہیں. اس کمیٹی میں لیڈر آف دی اپوزیشن جناب عمر ایوب صاحب بھی ہیں، یعنی پارٹی کے ایکٹنگ چیئرمین گوہر صاحب بھی ہیں، پارٹی کے وہ بھی ہیں. پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن اور ترجمان جناب رؤف حسن صاحب بھی ہیں. اس میں ایکس اسپیکر اور مین لیڈر جو ان کی نیگوسیشن سمجھتے ہیں اسد کیسر صاحب بھی ہیں، سیاسی آدمی. اور اس کے ساتھ انہوں نے شبلی فراز کو بھی اس میں ڈال دیا. یہ ڈالا انہوں نے کیوں ہے؟ اس لیے کہ مولانا نے ایک دن پہلے ان کو دھمکی شمکی لگائی ہے، تھریٹ. انہوں نے کمپلین کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے رابطہ تو کیا تھا، بات تو ہوئی تھی، چٹھی تو آئی تھی، لیکن کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے، وہ جم کے ہمارے ساتھ بات چیت نہیں کر رہے. تو اب انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے تاکہ مولانا کی دلجوئی جو ہے کی جائے. مین میں مولانا ہر طرف کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مولانا نے جو یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ الیکشن 8 فروری کے تو بہت ہی ناکام ہو گئے ہیں، اس لیے اب ایک فریش الیکشن کی پاکستان میں ضرورت ہے. یہ مولانا در حقیقت اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول رہے ہیں. اس سے زیادہ خوبصورت چیز اور اسٹیبلشمنٹ کی دل کی نا، دل ہی دل میں لڈو پھوٹے ہیں، ان کے من کی انہوں نے بات کی ہے. بیکاز 8 فروری 2024 کا تو ان کے ساتھ حادثہ ہو گیا. بیکاز انہوں نے تو اندازہ لگایا تھا کہ ہم نے اتنے کیسز عمران خان پہ کر دیے ہیں، اتنے لوگ ہم نے پکڑ لیے ہیں، بلہ ہم نے چھین لیا. الیکشن سے 3 4 پورے ہفتے پہلے عمران خان کو انہوں نے کہا کہ عمران خان زانی بھی ہے تو اس نے شادی بھی اپنی غلط کی بھی ہے، تو اس نے کرپشن بھی بہت زیادہ کی ہے میاں بیوی نے مل کے. تو ان کا خیال تھا کہ لوگ ڈس اپوائنٹ ہو جائیں گے. لیکن لوگوں نے فرینچ ریولوشن کر دیا پاکستان میں.
کہ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ چودھری نظام الدین جو ہے ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، اور لوگوں نے چودھری نظام الدین کے ہاتھوں بیوقوف بننے سے انکار کر دیا. یہ تھا ان کا ایکچوئل ریولوشن. تو وہ الیکشن ان کے کنٹرول سے باہر ہو گیا، اس لیے رات کو ان کو بندوقیں لے کے ریٹرننگ افسر کے دفتروں میں گھس جانا پڑا. اب اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی ہے کہ کسی طرح سے کیس بنے. ہم کہیں ابھی الیکشن فی الحال نہیں ہو سکتا، 25 کے آخر میں کروائیں گے، 26 کے شروع میں کروائیں گے، ابھی یہی چلتا رہے گا سلسلہ. تو مولانا جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول رہے ہیں. جب تک پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکل کمپرومائز نہیں ہوگا، جب تک پاکستان کے اندر بیسک پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹس نہیں ہوں گی، کچھ انسٹیٹیوشنل چینجز نہیں ہوں گی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تشکیل نو نہیں ہو سکے گی، کچھ پولیٹیکل بیسک چیزوں کے اوپر ایگریمنٹ نہیں ہوگا، الیکشن تو اپنی مرضی کا کروا لیں گے دوبارہ، اور اس دفعہ تو فارم 45 بھی مینیج کر لیں گے. وہ ٹرین ہو گئے ہیں پچھلے الیکشن کی ناکامی سے. تو مولانا صرف اسٹیبلشمنٹ کی ساتھ اپنے آپ کو لیوریج کرنے کی اسٹیج کے اوپر کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں کر رہے. اور دس از واٹ مائی کامنٹ آن اٹ. پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. وہ گینگ آف فور کی ڈسکشن ضرور دیکھیے گا. ابھی اتنا ہی. تھینک یو.